Hello students, welcome to Avipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Meda. Students, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स एंड साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और उसमें से आज इंडियन पॉलिटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी को लेके क्वेश्चंस। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर जाइए, खुद को रजिस्टर कर लीजिए। एंड इफ यू वांट कंप्लीट कोर्स तो कंप्लीट कोर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइए उस पर क्लिक कीजिए। पोर्टल या वेबसाइट पे या फिर अभिपीडिया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, वहां पे जाइए, कोर्सेज को रिव्यू कीजिए एंड परचेज कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है कि हमारा जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहली बार किस वर्ष में अमेंड किया गया था। देखिए अब पार्लियामेंट यहां पे बनाई गई, लोकसभा, राज्यसभा। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, कानून बनते हैं, ठीक है, चर्चा होती है, बहस होती है, जो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, ठीक है, कुछ उसमें और चेंजेस किए जाते हैं, नई चीजें ऐड की जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार किस वर्ष में अमेंड किया गया था, यानी कि पहला अमेंडमेंट, पहला बदलाव, पहला चेंज, पहली एडिशन कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन में आया, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे ऑर्गेनाइज करते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 1949 में बना, 50 में इंप्लीमेंटेशन में आया और पहली अमेंडमेंट कब हुई, तो पहली अमेंडमेंट जो थी वो नेहरू जी के टाइम पे ही हो गई थी 1951 के अंदर। 1951 के अंदर यहां पर पहली अमेंडमेंट कर दी गई थी। 1951 के अंदर ही यहां पर कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, कुछ जमींदारी प्रथा को लेके एंड कुछ अदर चेंजेस को लेके यहां पर पहली बार ही अमेंडमेंट हो गया था। पहली बार ही यहां पर अमेंडमेंट कर दिया गया था 1951 के अंदर। 1951 के अंदर क्लियर हुआ। नेहरू जी ने बेसिकली 1951 मई में यहां पर एक जो बिल था उसको अमेंड करने की बात रखी और पार्लियामेंट ने तभी अगले महीने ही उस बिल को पास भी कर दिया था और पहली अमेंडमेंट हो गई थी 1951 के अंदर ही। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा और काफी बच्चों ने सही आंसर भी किया था इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट भारत के अंदर किस वर्ष में स्टार्ट हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट, देखिए स्वदेशी मूवमेंट यहां पर स्टार्ट की गई, जो अंग्रेज थे उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया, उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसके चलते हुए यहाँ पर भारत के अंदर लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई कि हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारत में जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारत में बन रही प्रोडक्ट्स का ही यूज़ किया जाएगा ताकि जो फॉरेनर्स हैं, जो ब्रिटिश हैं, उनको रेवेन्यू ना हो, इंडिया में इंडियन रेवेन्यू ही जनरेट हो। तो स्वदेशी अपने, आज भी तो ये चीज़ चल रही है, आत्मनिर्भर भारत, आज भी हम बात करते हैं, आज भी हम उसी चीज़ की बात करते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट कब हुई थी, कब इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये मूवमेंट भारत में आई थी 1905 में। ये मूवमेंट भारत में आई थी 1905 के अंदर, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है, इनमें से किसको हम पॉपुलर चैम्बर के नाम से जानते हैं। इनमें से किसको हम पॉपुलर चैम्बर भी कहते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम सभा या फिर स्टेट असेंबली। इनमें से किसको हम पॉपुलर चैम्बर के नाम से जानते हैं, पॉपुलर चैम्बर।
तो पॉपुलर चैम्बर यहां पे और कोई नहीं, यह है हमारा लोकसभा, हमारी लोकसभा। देखिए ये हम सब जानते हैं कि लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं, हम वोट डालते हैं, नॉर्मल कॉमन पीपल लोकसभा के जो एमपीज होते हैं इनको चुनने के लिए वोट डालते हैं। और इन कंपैरेटिवली जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं ये स्टेट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहां पर जो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुन के आता है उसके पास ज्यादा पावर होती है, तो इसलिए हम इसको पॉपुलर चैम्बर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलर चैम्बर, लोकसभा। और राज्यसभा को हम हाउस ऑफ द स्टेट्स भी बोलते हैं। चलिए, तो आंसर क्या रहा मेरे पास? लोकसभा। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है कि भारत के अंदर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के अंदर जो राष्ट्रपति के चुनाव करने का तरीका है कि राष्ट्रपति किस वे से इलेक्ट होता है, ये हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है। देखिए हमारे संविधान के अंदर हमने बहुत सारी चीजें जो हैं वो दूसरे देशों से अडॉप्ट की हैं, लिए उनसे, ठीक है। कुछ कनाडा से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, हमने काफी कंट्री से अडॉप्ट की हैं चीजें। तो सब डिफरेंट कंट्री से हमने चीजें अडॉप्ट करी हुई हैं। तो भारत के अंदर राष्ट्रपति को इलेक्ट करने का जो मेथड है ये हमने किस कंट्री से चूज किया है? तो ये हमने क्या ब्रिटेन से लिया है, यूएसए से लिया, आयरलैंड से लिया या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया है? भारत के अंदर राष्ट्रपति को इलेक्ट करने का यहाँ पे जो मेथड है ये किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया? तो ये कंट्री और कोई नहीं, ये कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड से अडॉप्ट किया हमने, आयरलैंड से अडॉप्ट किया हमने भारत के अंदर क्या? राष्ट्रपति के इलेक्शंस का मेथड, आयरलैंड से। एंड भारत के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है, इनका नाम है रामनाथ कोविंद। ही इज द करंट एंड 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के 14th प्रेसिडेंट है, 14th प्रेसिडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आई अगेन रिपीट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको बिल्कुल हमारी तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, मन में किसी भी तरह की दुविधा नहीं रहनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत के अंदर जो उपराष्ट्रपति होते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट, इसको कौन चुनता है? इसको कौन चुनता है? अब ऑप्शंस क्या क्या है? मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जो मेंबर है वो चुनते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, हमारे जो राज्यसभा है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन ए जॉइंट सिटिंग, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर ज्वाइंट सिटिंग में बैठकर इलेक्ट करते हैं। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा हमारी होती है, उसके मेंबर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को यानी कि उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट दैट इज उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को और कोई नहीं, ये दोनों सदनों के मेंबर जो होते हैं ये ज्वाइंट सिटिंग में इलेक्ट करते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ए ज्वाइंट सिटिंग। ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है द शारदा एक्ट, ये किससे रिलेटेड है? शारदा एक्ट इनमें से किससे संबंधित है? देखिए शारदा एक्ट लगभग 1929 के आसपास आया था। ये एक्ट क्या कहता था? क्या ये एक्ट शेड्यूल ट्राइब्स को ऊपर लेके जाने की बात करता था? क्या ये माइनॉरिटीज को ग्रोथ की तरफ लेके जाने की बात करता था, दैट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज? उसके बाद क्या ये चाइल्ड मैरिज को लेके बात करता था, या फिर ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए बात करता था? शारदा एक्ट किस चीज से रिलेटेड था? शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये चाइल्ड मैरिज को लेके था। आपने सुना होगा कि पहले भारत में बाल विवाह की रस्म चलती थी, बच्चों की शादी। बाद में भारतीय कानून के आधार पर जो मेल हैं उनकी आयु सीमा, शादी की सीमा 21 वर्ष, और जो फीमेल हैं उनकी कम से कम आयु, शादी की जो उम्र है, विवाह आयु सीमा, उसको 18 साल पे निर्धारित किया गया। बट उससे पहले यहाँ पे चाइल्ड मैरिज भारत के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे होती थी। तो शारदा एक्ट 1929 में आया था, इट इज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। चलिए
तो पहले यहाँ पर जो गर्ल्स के लिए मैरिज एज थी वो 14 थी और बॉयज़ के लिए 18 थी, जिसको बाद में अमेंड करके 18 गर्ल्स के लिए और 21 बॉयज़ के लिए किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? हमारे जो अभी एट प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है? ये कौन है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट की बात यहां पे हम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर और कोई नहीं, यह है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े ये भारत के प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहां पे आता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज यहां पर एट प्रेजेंट है, मतलब कितने जज हो सकते हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने टोटल जज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हो सकते हैं, ये पूछा गया। क्या 25, 31, 34 या फिर 38, कितने जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? भारत का जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोत्तम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर कितने जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर होते हैं 34 जज, 34 यहाँ पर, क्योंकि पहले 30 था तो इंक्रीज हुआ, अब 34 होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा रिटायरमेंट एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज का एक रिटायरमेंट एज क्या होता है? वो होता है 65। 65, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 65। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी की सरकार किस वर्ष में बनी थी? जनता पार्टी कब सत्ता में आई थी? यह सवाल यहां पे पूछा गया। जनता पार्टी कब सत्ता में आई थी? देखिए देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 1964 में नेहरू जी का देहांत हुआ तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। अब 66 में शास्त्री जी का भी देहांत हुआ। अब 66 में जब शास्त्री जी का देहांत हुआ तो एक बहुत ही सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिनको लगता था कि अब सत्ता में बैठने की बारी उनकी आई है। देश बहुत सदियों से पार्टी की सेवा भी करी और देश के वित्त मंत्री भी रहे, बहुत बार बजट प्रेजेंट करा, बट एज पर द कल्चर पार्टी की कमांड मिल गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी चले गई इंदिरा गांधी जी को। तो ये जो पर्सन थे इन्होंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर लिया। ये और कोई नहीं, इनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई जी ने ऐसा कर लिया और अपनी एक पार्टी बना ली, अपनी एक अलग से पार्टी में चले गए, दैट इज जिस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी और जिसका फायदा अदर पार्टीज को बहुत अच्छे लेवल पे हुआ। तो उसी का फायदा उठाते हुए 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आ गई। जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के साथ गठबंधन किया और अन्य मित्रों के साथ ये सत्ता में आ गए और मोरारजी देसाई बने देश के 4th प्राइम मिनिस्टर एंड पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। उसी के साथ साथ देश के सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 80। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977 में, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। अगला क्वेश्चन यहां पे हमारे पास क्या आता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान जो है, इसमें ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? कितने आर्टिकल्स ओरिजिनली थे? यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, इंप्लीमेंटेशन में आया, तब उस वक्त 26 जनवरी 1950 को यहां पर कितने आर्टिकल्स थे? तो ये आर्टिकल्स यहां पे थे 395, 395 थे, जो कि आज 448 है प्रेजेंट। 395। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज INC की पहली वुमेन प्रेसिडेंट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कौन थी, इनका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रधान, पहली महिला प्रेसिडेंट, तो इनका नाम था एन ए बसंत, एन ए बसंत, जो कि 1917 अप्रोक्सीमेट में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट नियुक्त की गई थी, दैट इज एन ए बसंत, एन ए बसंत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनमें से कौन हमारे जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं होता। इनमें से कौन, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन हमारे दोनों सदनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता? विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ आवर कंट्री, दैट इज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रेल मंत्री। इनमें से कौन दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता? तो ये और कोई नहीं, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नाइदर द मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये दोनों में से किसी भी हाउस का, इज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द कंट्री, किसी का भी मेंबर नहीं होता, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहां पे आता है, पहली महिला प्रधानमंत्री दुनिया में किसी देश की, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये कौन थी? क्या इंदिरा गांधी जी थी? क्या श्रीमती बंदारा नाइके थे? या फिर गोल्डा मेयर? या फिर एलिजाबेथ डॉमिंगटन? पहली महिला प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया और आगे भी पूछा जाएगा। इनका नाम और कोई नहीं, ये है श्रीमती बंदारा नाइके। ये थी दुनिया में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये एक बार नहीं, कई बार प्रधानमंत्री बनी है। किस देश की? श्रीलंका की। इसके अलावा कब प्रधानमंत्री बनी? पहली बार बनी थी 1960 में, उसके बाद 1970 में, उसके बाद 1994 में फिर से। तो 3 बार ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठी। श्रीलंका। जयवर्धनेपुरी कोट्टे इसकी कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल है कोलंबो। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कौन है? इनका नाम क्या है? देखिए यहां पर बात होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ECI, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, ECI की अगर मैं यहां पे बात करूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था 25 जनवरी 1950 को, 25 ऑफ जनवरी 1950 को इसको बनाया गया था। 25 जनवरी को भारतवर्ष में हम नेशनल वोटर्स डे भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। वोटर्स डे भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को क्या बना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? यहाँ पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब। और अब मैं आगे बात करूं तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा जी। मिस्टर सुनील अरोड़ा ये भारत के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं भारत के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनका नाम था सुकुमार सेन। ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अंदर कितने तरह की रिट है? कितने तरह की रिट यहां पर प्रेजेंट है भारतीय संविधान के अंदर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्या 5 है, 4 है, 3 है, 2 है? कितनी टाइप्स की रिट्स हैं यहाँ पर और कौन कौन सी रिट्स है? अगर ये भी कोई बता दे तो और बढ़िया है। तो कितनी रिट्स यहाँ पर भारतीय संविधान के अंदर हैं? तो ये हैं 5। देयर आर 5 रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5। अब ये 5 की अगर मैं बात करूँ तो हैबस कॉर्पस, मैंडेमस सेटियोरी, उसके बाद प्रोहिबिशन एंड क्योवरंटो, ये 5 तरह की रिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
डिफाइन की गई है, बताई गई है। तो क्लास के अंदर अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है ताकि आप अपना फीडबैक दे सको, अपना डाउट्स पूछ सको। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है टीचर के मेथड से, क्वेश्चन से, या फिर कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है। बट बताइए, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, बट बताइए। चलिए, तो आज हमने डिस्कस किए हैं इंडियन पॉलिटी को लेके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते रहना है, ये रुकने का समय नहीं है। एग्जाम के चलते हुए अब आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। डेली अपना एक शेड्यूल बनाओ कि इतने घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, इतनी देर हमें पढ़ना है। पेपर दूर नहीं है और हमें भी उसका फ़ायदा उठाना है, हमें भी उस तारीख का, उस वक्त का फ़ायदा उठाना है कि कल को पेपर आ जाए और हम ये बोलें कि नहीं भैया मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से फुल प्रिपेयर्ड रहोगे, फुली प्रिपेयर्ड रहोगे, एग्ज़ाम जब भी आए आपको उसको अटैम्प्ट कर देना है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। आगे फिर मिलूंगा आपसे अच्छी क्लासेस के साथ, ऐसी बेटर क्लासेस के साथ। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसके अलावा वार्म अप कोर्स का लिंक, दैट इज फ्री कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए फ्री कोर्स में अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद कंप्लीट कोर्स का, पेड कोर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप डिटेल्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स यू कैन बाय इट। एंड फॉर द मोर अपडेट्स डाउनलोड अभिपीडिया एंड्रॉइड ऐप। आप अभिपीडिया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके चलते हुए आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही सारी अपडेशंस पा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।